नमस्कार, आदाब, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। क्या पूरी दुनिया में जिस तरह की स्थितियां फिलहाल उत्पन्न हो रही हैं, खास तौर पर इजराइल ने जिस तरह से ईरान के ऊपर उसके सैन्य ठिकाने और परमाणु ठिकानों पर जो हमला किया है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाते हुए नजर आ रही हैं? क्योंकि अब इसी तरह के सवाल जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं। जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है, और ये अटैक सिर्फ एक बार नहीं बल्कि अब फिर से ये अपडेट आ रही है कि उसके कई शहरों को फिर से निशाना बनाया गया है, और ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है और 100 के करीब ड्रोन हमले जो हैं वो उसकी तरफ से किए गए हैं। इस सब के बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि जो टॉप कमांडर्स है, मिलिट्री कमांडर्स ईरान के, उनकी डेथ हुई है। इसके साथ साथ 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनकी भी इसमें मौत हुई है जो हमला किया गया है। लगातार एक डिस्ट्रेस की पूरी स्थिति जो है पूरे ईरान में बनती हुई नजर आ रही है। गम और गुस्सा दोनों देखा जा रहा है। इस सब के बीच जो टॉप लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अब जो इजराइल है वो इसके नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। उसको ऐसा पनिशमेंट दिया जाएगा कि उसकी आने वाली कई नस्लें इसको याद रखेंगी। सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे वक्त में जब ऑलरेडी गजा और इजराइल के बीच में जो चल रहा है, और गजा में जिस तरह का ह्यूमैनिटेरियन पूरा क्राइसिस है, हजारों लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, वहां जिस तरह का पूरी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, ऐसे वक्त में इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है। ऐसे में सवाल यह है कि दुनिया जो दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है, उसमें अब चीन और रशिया ईरान पर हुए इस हमले को लेकर किस तरह की अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। क्या अब ये पूरा मामला एस्केलेट होगा? क्या ये अब वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? किस तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी? क्या इसमें अमेरिका का कोई रोल है? क्योंकि अभी की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि उसने किसी भी तरह का मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया है, लेकिन साथ साथ उसने ईरान को वार्न भी किया है। मैं आपको ट्वीट है जो पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगी डोनाल्ड ट्रंप का, जो उन्होंने लिखा है। खासतौर पर जो उन्होंने आखिर में बातें लिखी हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। उन्होंने लिखा है, ईरान मस्ट मेक अ डील बिफोर देयर इज नथिंग लेफ्ट एंड से व्हाट वाज वंस known as the Iranian Empire. No more death, no more distractions. Just do it before it is too late. God bless you all. लेकिन उससे पहले उन्होंने एक तरह से धमकी जो दी है इस पूरे ट्वीट में, जो आप देख सकते हैं अंग्रेजी में जो उनका ट्वीट है, इसमें एक तरह से उन्होंने ईरान को धमकी भी दी है और एक तरह का प्रेशर बनाया है। क्या ईरान के ऊपर अब उनके ऊपर भी इस तरह का प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है कि अब उनको बड़े पैमाने पर रिटेलिएट करना होगा, जवाबी हमला अब उनको इजराइल की ओर करना होगा? और अगर ऐसा होता है तो किस तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी? क्योंकि इजराइल की तरफ से यह कहा गया है कि ऑपरेशन लाइन जो उसने लॉन्च किया है, ये सीरीज ऑफ अटैक हो सकता है। ये अब उसकी अभी सिर्फ उसकी शुरुआत है, ये उसकी तरफ से कहा गया है। और जिस भी तरीके से ईरान की तरफ से इसको रिटेलिएट किया जाएगा, उसके जवाबी हमले किए जाएंगे। और अमेरिका की तरफ से भी यही कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर इजराइल के ऊपर अटैक अगर होता है तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस अपने ट्वीट में कि उनके पास कितने खतरनाक हथियार जो हैं वो मौजूद हैं, और इजराइल को उन्होंने कितने खतरनाक हथियार जो हैं वो बड़े पैमाने पर दिए हुए हैं। तो इन सब को आप समझिए कि ऑलरेडी आप ये देखिए कि किस तरह से रशिया, यूक्रेन, इजराइल और गजा, और अब ईरान और इजराइल, ये ऐसा नहीं है कि इसकी सुबगाहट पहले से नहीं थी। 2 दिन से लगातार इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि इस तरह से टारगेट करके सैन्य ठिकानों और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। उनकी टॉप जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो इसमें हताहत हो जाएंगे। 6 जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वो इसमें हताहत हुए हैं। क्या जो उसका पूरा न्यूक्लियर जो उसका एक तरह से परमाणु का प्लान है ईरान का, क्या वो कई साल इससे पीछे चला जाएगा? क्या ईरान इस स्थिति में है कि वो रिटेलिएट करे? सवाल ये भी है कि जब ये हमले हुए तो इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया गया? क्या जो उसका पूरा सिस्टम है वो किसी तरीके से उस तरह से काम करता हुआ नजर नहीं आया ईरान का, जिस तरह से उसे किया जाना चाहिए था? क्या ये ईरान के लिए एक बड़ा सेटबैक है? ये तमाम वो सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं।
और उसमें महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि भारत इस सब में कहाँ खड़ा हुआ है, उसकी स्थिति क्या है। क्या अब तेल महंगा हो जाएगा? ऑलरेडी हमने देखा कि सेंसेक्स में भारी गिरावट जो है वो देखी गई है। क्या इसका असर जो है वो भारत और दूसरे मुल्कों पर भी उस तरह से पड़ेगा? दूसरे जो अरब मुल्क हैं वो किस तरह से और कहाँ खड़े हुए हैं, वो किसका साथ देते हुए नजर आएंगे? अभी हाल ही में हमने देखा था ट्रंप जिस तरह से कतर गए थे, उसके बाद अरब गए थे, पाकिस्तान को जिस तरह से एक तरह से न्यूट्रलाइज करने की जो पूरी की पूरी कोशिश की गई थी, एक सपोर्ट सिस्टम जो उसको दिया गया था, वो इस सब मामले में क्या कुछ करता हुआ नजर आएगा। हालांकि कतर की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, उन्होंने इसको कंडेम जरूर किया है। चलिए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमान को लेकर आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें और इस पर हम गहन चर्चा करें कि आखिर ये सब कुछ किधर और कहां जाता हुआ नजर आ रहा है। ये खतरनाक स्थितियां पूरी दुनिया को किस तरफ ले जा रही हैं? क्या न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाती हुई ये परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? और अगर ऐसा होगा तो क्या हो सकता है दुनिया का? ये तमाम वो सवाल हैं जो सबके जहन में अभी उठ खड़े हुए हैं जब से इजराइल ने ईरान के ऊपर ये हमला किया है, क्योंकि ईरान खामोश तो नहीं बैठेगा। आपको ये पता है कि उसने 100 जो है वो ड्रोन दागे हैं। हालांकि कितना उससे नुकसान हुआ है इजराइल का, उसकी अभी रिपोर्ट्स आना बाकी है। और अगर बड़े पैमाने पर कोई नुकसान हुआ है तो जाहिर सी बात है इजराइल और बड़े पैमाने पर रिटेलिएट किया है, जो उसने कई शहरों को अभी भी निशाना बनाया है। इमरजेंसी घोषित कर दी गई है ईरान में, और इसके अलावा जो एयरबेस है उसका ईरान ने वो अपना पूरी तरीके से बंद कर दिया है। चलिए मेहमानों के पास जाएंगे। मैं टीम से कहूंगी स्क्रीन पर आप मेहमानों को लेकर आए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। फिलहाल मेरे साथ आप देख सकते हैं आफ्ताब कमाल पाशा साहब को, जो कि फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हैं और गल्फ मामलों के भी एक्सपर्ट हैं, जाना माना चेहरा हैं, कई किताबें उन्होंने लिखी हैं। आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका कार्यक्रम में। और पाशा साहब, मेरा आपसे पहला ये सवाल कि ये जो कुछ हुआ है और जिस तरफ ये पूरी परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? जी, शुक्रिया बुशरा खानम। देखिए, इसको मेरे ख्याल से 3 लेवल्स पे देखना चाहिए। ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे, खास तौर पे इजराइल पे। पहले अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो पिछले कई सालों से अमेरिका जो सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद जो जंगों में मुलविस हुआ, अफगानिस्तान से लेके इराक और सीरिया, लीबिया और सूडान, सोमालिया, यमन वगैरह, तो इससे उसकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हुई और उनका जो है कर्ज तकरीबन 40 ट्रिलियन हो गया है, जिसपे वो हर साल 1 ट्रिलियन इंटरेस्ट देते हैं चीन, यूरोपियन यूनियन, जापान वगैरह। तो उनका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है लगातार खराब होता जा रहा है और इंपोर्ट ज्यादा करने लगे हैं और सिर्फ हथियार बेच के वो अपना फॉरेन एक्सचेंज ये कर रहे थे। तो जो आर्थिक स्थिति डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में जो उन्होंने कैंपेनिंग के दौरान किया कि इमिग्रेशन को मामले को उठा के, ट्रेड टैरिफ को उठा के लेके और दूसरे मामलों को उठा के जो है उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट और गोल्डन एरा इनॉग्रेशन की जो बात कही, वो सिर्फ इस इक्तिसादी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से उभर के आए। और जो भी कुछ उन्होंने 3-4 महीने में किया, चाहे वो एलन मस्क के जरिए फेडरल एम्प्लॉइज को डिसमिस करना, रिटायर करना, या जो भी उन्होंने कनाडा और मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन और चीन और दूसरे देशों के खिलाफ जो ट्रेड लगाया था, जिसका पॉज उन्होंने किया, तो ये सब उसी दिशा के कदम में है, जिससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका को उल्टा इन्फ्लेशन आया और कॉर्पोरेट सेक्टर वहां डरा हुआ है कि रिसेशन भी हो सकता है। और जो ये इक्तिसादी हालत की बेचैनी जो है धीरे धीरे अमेरिका के अंदर फैलती जा रही है, क्योंकि जो इमिग्रेशन की इशू के लेके जो है 3 बड़े स्टेट न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और टेक्सास
फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए हैं। और आप जानती हैं कि लॉस एंजलिस में जो है सिविल वॉर कंडीशन हो गए हैं, वहाँ नेशनल गार्ड और मेरिन्स को भेजा गया है और वहाँ के गवर्नर कोर्ट में जाके फैसला लिया है कि जो भी फेडरल गवर्नमेंट कर रही है वो गलत है। उनको सलाह मशवरे से स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये काम करना चाहिए था नेशनल गार्ड को भेज के। तो वहां जी लोग सड़कों पे आए हैं हजारों की तादाद में। और कल शनिवार को भी 50 स्टेट्स में भी ट्रंप के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन मुजाहरे होने वाले हैं। वो 250th आर्मी डे या फ्लैग डे जो मनाने की मिलिट्री परेड के साथ 79th बर्थडे डोनाल्ड ट्रंप के साथ करने वाले हैं। तो ये अमेरिका की आर्थिक स्थिति बाइडेन और ये ट्रंप फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में वो उम्मीद करते थे कि जो है अंदरूनी डिप्लोमेसी से और उनके जो पार्टनर्स हैं यूरोपियन यूनियन में, उनके जरिए यूक्रेन को मसला छेड़ के रूस को कमजोर करके, रूस को टुकड़े करके, जैसा सोवियत यूनियन का उन्होंने किया था उस तरीके से रूस को अलग थलग कर देंगे चीन के साथ, जो कि हो नहीं पाया। तो इसमें इनकी नाकामी रही। तो अब जो है चीन के ऊपर ट्रेड वॉर भी उनका सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि चीन रिजिड अप्रोच और झुकने के लिए तैयार नहीं था। तो सबसे कमजोर लिंक जो है ईरान बन गया है इसमें, चीन, रूस और ईरान के ट्रायंगुलर कंटेस्ट में। तो जो इजराइल को जो मदद अमेरिका दे रहा है, जैसा आपने ट्रंप के स्टेटमेंट को पढ़ा कि और हम हर मुमकिन हथियार दे रहे हैं, असला दे रहे हैं इजराइल को, और अगर आप ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो और बर्बादी होगी, हम इजराइल नीज तो नाबूद कर देगा, जो कि पर्शियन एम्पायर था। तो इजराइल जो है सिर्फ एक पिट्टू है, और उनका इजराइल का मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा फलस्तीन की टेरिटरी अपने कब्जे में आए, चाहे वो गाजा हो, वेस्ट बैंक हो, या सीरियन गोलान हेल्स हो, या दूसरा इसमें। तो अमेरिका इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, जैसा उन्होंने टेल अवीव से जेरूसलम एम्बेसी शिफ्ट की है, गोलान हाइट को इजराइल का हिस्सा बोल के मान लिया। तो ये गिव एंड टेक चल रहा है। और ईरान को कमजोर करने का जो है अमेरिका खुद चाहता था, जो कि नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर नताइज काफी गंभीर होंगे, क्योंकि 12 से ज्यादा अमेरिकी अड्डे हैं इराक और 6 खाड़ी के देशों को मिला के, जहां 60,000 से ज्यादा अमेरिकन फौजी हैं और असला बारूद बड़े पैमाने पे उन्होंने इकट्ठा किया है। तो उसको वो निशाना ईरान के हाथों में बनाना नहीं चाहते, तो इसलिए खुल के कह रहे हैं कि हम इसमें शामिल नहीं है इजरायली हमला ईरान पे, और ईरान को चौकन्ना भी रहना है कि ईरान हमारे अमेरिकी अड्डों पे हमला ना करे। लेकिन जी ईरान आफ्ताब समझता साहब, है। कितना आप इसको जी, आप इसको कितना एस्केलेट होता हुआ देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है जो प्रेशर लगातार बन रहा है ईरान के ऊपर, अब उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि कोई वो बड़ा हमला कर कर जवाबी कार्रवाई वो करे? क्योंकि ये नहीं कहा गया है कि बस हमने भई एक तरह से डरा दिया है ईरान को, या हमने उनके कमांडर्स को या साइंटिस्ट को मार दिया है, बल्कि ये कहना है कि सीरीज ऑफ अटैक हो सकता है, यानी कि इजराइल आने वाले वक्त में भी करेगा। और अभी मैं देख रही थी अल जजीरा को, जहां पर ये कहा गया कि 2-3 और शहरों को निशाना बनाया गया है, यानी कि ये आगे और बढ़ना है। तो एक तो ये कि आगे कितना एस्केलेट हो सकता है, दूसरा मेरा सवाल ये कि ये किसी तरीके से जो गाजा में जो हो रहा है, क्या उसे डाइवर्ट करने के लिए है, और क्या जो स्थिति फिलहाल नेतन्याहू की खुद इजराइल में बनी हुई है, क्या उसमें भी किसी तरीके से और वो टाइम बोरो करना चाहते हैं? जी, मैं उसी दिशा के तरफ आने वाला था रीजनल फैक्टर में, क्योंकि जी ये सिर्फ ओपनिंग हमला हुआ है, जैसा डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। इसके बाद और हमले होंगे, और सेकेंड वेव तो शुरू हो गया है शिराज और वेस्टर्न ईरान में। और इजराइल मुसम्मम इरादा कर चुका है कि एक के बाद वो निशाना बनाएंगे। सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटीज वो प्रीटेक्स ले रहे हैं, उसको बहाना बना के जो है ईरान को इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल रिफाइनरीज, पाइपलाइंस, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह पूरा जो है
जो लिबिया में इन्होंने किया या यमन में जो किया, उसी तरह से बमबारी करके ईरान को जो है खत्म कर देना चाहते हैं एज ए एडवांस्ड इंडस्ट्रियल एंड मिलिट्री पावर इस क्षेत्र में, ताकि ये कई सदियों तक उभर के खतरा ना बन सके, चाहे वो अमेरिका को हो, इजराइल को हो या खाड़ी के देशों को हो, जिसमें खाड़ी के देश भी एक तरीके से वो शामिल हैं, चाहे वो बहरीन हो या इमारात हो या सऊदी अरब हो या इवन जॉर्डन भी हो। तो ये खुली साजिश है अमेरिका की इन सब देशों को इस्तेमाल करके ईरान को खत्म करने की, और ये रीजनल हेजेमन बनाने की, क्योंकि ईरान एक वाहिद मुल्क इस क्षेत्र में बन गया था जो ताकतवर बन गया था। 2 बार ईरान पे इजराइल पे हमला किया और उसके पास इतने हथियार थे, सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स और मिसाइल्स, सुपरसोनिक मिसाइल्स और नेवी, और क्षमता भी है न्यूक्लियर वेपन बनाने की। तो अब चूंकि ईरान पे हमला हुआ है और उनको शॉक एंड ऑ ट्रीटमेंट दिया गया है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मिलिट्री कमांडर्स और एयर डिफेंस न्यूट्रलाइज करके, और न्यूक्लियर साइट्स को भी नातांस और दूसरे इलाकों में भी बर्बादी की है। लेकिन बहुत कुछ अभी भी बाकी है, जैसा बुशैर न्यूक्लियर प्लांट बाकी है, आराक हैवी वाटर प्लांट्स बाकी हैं, और खुफिया तौर पे तेहरान का रिसर्च सेंटर भी अभी बरकरार है। तो खुफिया तौर पे कई उनके ईरान के एनरिचमेंट प्लांट्स भी हैं जो पहाड़ों के बीच डीप केव में छुपाए गए हैं, उसको भी निस्त नाबूद करने की कोशिश की जाएगी दूसरे, तीसरे, चौथे हमले में। ये लंबी प्लानिंग है, और ईरान जो है उसको मोबिलाइज करने की ताकत इनिशियली कम हो गई है अब, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़े पैमाने पे इजराइल हमला करेगा। और चूंकि बातचीत चल रही थी अमेरिका के साथ और लचकदार रवैया ईरान अपनाया था, तो कुछ उम्मीद बाकी थी ईरान की तरफ से, लेकिन ये सब बैकग्राउंड में लगता है कि ये साजिश थी। ये गुफ्तगू, नेगोशिएशन, डिप्लोमेसी जो चल रही थी, उसको इस्तेमाल करके प्लानिंग सिस्टमैटिकली चल रही थी, और उसको ईरान को गुमराह करके अटैक करने का वो मकसद था, क्योंकि वो अमेरिका के गोल पोस्ट जो है एक के बाद हर एक पॉइंट में ओमान से ओरोम तक बदलते रहे इजरायली दबाव के अंदर। तो जो तीसरा पॉइंट आपने जो रेज किया बहुत महत्वपूर्ण है, और ये है कि इजराइल के प्रधानमंत्री जो है एक्सट्रीम क्राइसिस में है। एक तो उनका पर्सनल करप्शन केसेस एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं, ब्राइबरी के केस में, कतार गेट में, और शिनबेत को हटाने में, और दूसरे कई केसेस उनके खिलाफ लगातार एक के बाद चल रहे हैं और कोर्ट में अपियर होते रहे, जिससे उनकी बदनामी हो रही है और बेइज्जती हो रही है और शर्मनाक स्थिति में है। दूसरी बात यह है कि उनकी गवर्नमेंट जो है नैरो सपोर्ट है, और ये स्मोट्रिच और बेन गवीर जो एक्सट्रीमिस्ट मिनिस्टर हैं वो बार बार धमकी दे रहे हैं उनको, अगर आप गाजा पे जंग जारी नहीं रखेंगे तो हम आपकी गवर्नमेंट से विड्रॉ कर लेंगे, जो कि विड्रॉ करके उन्होंने एक बार धमकी देके चले गए थे, दोबारा आ गए वो आश्वासन देने के बाद कि हम जंग गाजा में जारी रखेंगे। तीसरी बात यह है कि जो बंदी हैं, इजरायली बंदी हमास के हाथों में, तो अभी भी उनके हमास के हाथ में है, और हमास को उन्होंने शिकस्त नहीं दी, डिफीट नहीं किया। हर दिन इजरायली सिपाही मारे जा रहे हैं हमास के हाथों में। तो ये पब्लिक ओपिनियन भी जो है धीरे धीरे नेतन्याहू और इस गवर्नमेंट के खिलाफ हो गई है, और वहां के जो एक्सट्रीमिस्ट जूस हैं वो मिलिट्री में जाना नहीं चाहते हैं, उनको एग्जम्पशन चाहते हैं, हरदी जूस बोल के। तो इस मामले को लेके भी काफी कश्मकश गवर्नमेंट में चल रही है, कॉन्फ्लिक्टिंग पुल्स और प्रेशर्स हो रहा है, और गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है, और इलेक्शंस दोबारा कॉल करने की भी बात चल रही है। और आर्थिक स्थिति जो है पिछले 10-20 महीनों में इजराइल की आर्थिक स्थिति बदतर से बदतर होती जा रही है। ये सिर्फ अमेरिका के एड और सपोर्ट पे निर्भर है, और वहां के हजारों की तादाद में लोग छोड़ के यूरोप, अमेरिका, दूसरे मुल्कों में चले गए हैं। दूसरी बात,
रिजर्व आर्मी में इतनी बड़ी फौज 5 लाख उनको गाजा और दूसरे फ्रंट पे भेजना जो है, बेसिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ठप हो गए हैं, बिजनेसेस बंद हो गए हैं और एक्सपोर्ट्स भी कम हो गए हैं। इजराइल के सिर्फ हथियार बनाने की इंडस्ट्री चालू है जिससे वो मुनाफा कमा रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही गंभीर है। अमेरिका भी चिंतित है और पूरे दुनिया में जो यहूदी फैले हुए हैं वो मोबिलाइज करके इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका से भी, चाहे वो रूस से भी हो या यूरोपियन यूनियन से। तो ये डोमेस्टिक सिचुएशन नेतन्याहू को कंपेल कर रहा है कि आप ये ईरान के ऊपर हमला करिए और उसको डाइवर्ट करिए और जो है अमेरिका यही चाहता है और अमेरिका हमको सब बरकरार सपोर्ट बरकरार रखेगा। जी जी, लेकिन पाशा साहब अभी ईरान को आप किस स्थिति में देखते हैं, किस कंडीशन में देखते हैं? वो किस हद तक आगे जा सकता है? उसकी फिलहाल कैपेसिटी क्या है कि वो कितने हद तक जाकर हमले कर सकता है? और अगर वो इसको एस्केलेट करता है, आगे बढ़ाता है, क्योंकि लोगों का भी सेंटिमेंट है, तो क्या आपको लगता है कि फिर इसमें रशिया, चाइना क्या उनका साथ देते हुए नजर आएंगे? क्या कोई अरब ममालिक भी उनके साथ खड़े हो सकते हैं? कौन कौन से वो देश हैं जो ईरान के साथ फिलहाल खुलकर आ सकते हैं, या आपको लगता है इस स्थिति में ईरान आपको अलग थलग और अकेला खड़ा हुआ नजर आ रहा है? जी, ईरान के मुआहदे हैं चीन के साथ, रूस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए। रूस काफी तादाद में हथियार दे रहा है और इंटेलिजेंस सपोर्ट भी दे रहा है और चीन भी काफी हथियार दिया है, लेकिन उसके लिमिटेशंस हैं। वो रूस खुद यूक्रेन की जंग में फंसा हुआ है और चीन भी खौफनाक मरहले से गुजर रहा है, क्योंकि कभी भी ताइवान का मसला लेके हमला कर सकते हैं साउथ चाइना सी से बोल के। वहां भी तैयारी अमेरिका और ये दूसरे मुल्क वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे हैं। तो मैं समझता नहीं कि रूस और चीन इससे ज्यादा मदद ईरान की करेंगे। फिलहाल लगता है कि कोई अरब देश जो है ईरान के हक में नहीं है। खाड़ी के देश तो आपको पता है सऊदी अरब, बहरीन मिलके ईरान को विकीलीक्स में बताए थे कि ईरान जो है नाकसाम का मुंडी है, उसको कत्ल करना चाहिए, उड़ा देना चाहिए बोल के। तो हालांकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस रियाद और तेहरान में बहाल किए गए हैं, लेकिन ये दुश्मनी लगातार जारी है इन खाड़ी के देशों में। अमेरिका इसको अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहा है, डरा रहा धमका रहा है कि ईरान आपके लिए खतरा है, आप इसराइल से दोस्ती रखिए और हमारे दोस्ती बरकरार रखिए, ईरान के खिलाफ ये करिए। देखिए, ईरान 3 या 4 इशू पे रिटेलिएशन कर सकता है। एक तो उसके पास ड्रोन के काफी क्षमता में कैपेसिटी है, तो अब जो 100 ड्रोन भेजे वो तो सिर्फ 10% से भी कम है और उसके पास काफी एडवांस ड्रोन्स हैं, उसको लगातार भेजता रहेगा और इजराइल को हरास करता रहेगा, जैसा अंसारुल्लाह हुतीस कर रहे हैं। हर एक दिन या हफ्ते में 1-2 मिसाइल भेज के पूरे इजराइल में जो है कर्फ्यू और लाइक सिचुएशन, सायरेंस वगैरह बढ़ते हैं अब परेशान करने का। तो ईरान के पास इतनी क्षमता है कि वो इजराइल को लंबे तौर पे जितना वो हमला इजराइल करेगा, तो उसी लिहाज से उसको भी जो है टेंशन में रखेगा और वहां सायरेंस बजते रहेंगे और मिसाइल्स इक्का दुक्का भेजते रहेंगे। कुछ जाके वहां नुकसान भी पहुंचाएंगे, क्रूज मिसाइल्स है, सुपरसोनिक या ड्रोन। एक तो ये हुआ। दूसरा यह है कि ईरानी नेवी काफी मजबूत है, तो वहां जो तेल लेके जहाज जाते हैं, गैस और तेल, अमेरिका हो या इजराइल को हो या दूसरे देशों को, उसको वो अगवा करके हरास कर सकते हैं और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को भी कुछ हद तक बंद कर सकते हैं। अगर अमेरिका और दूसरे देश प्रयास करते हैं इसको जबरदस्ती खोलने के लिए, वहां भी झड़पें हो सकती हैं। तो इससे तेल का भाव बढ़ेगा, गैस का भाव बढ़ेगा और जो चेन सप्लाई है दुबई और दूसरे खाड़ी के बंदरगाहों से जो जाता है, उस पर भी काफी असर होगा। दूसरे आइटम्स के भी कीमतें बढ़ जाएंगी।
चाहे भारत में हो या पूरी दुनिया में हो। तीसरा और महत्वपूर्ण ये है कि उसके पास अगर हुतीस, हमास और हिजबुल्लाह कमजोर हुए हैं इजराइल के हमले में, उसके पास जो इराक में मिलिशिया है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, उसको ईरान इतने हथियार दिए हैं कि वो हथियारों से, चाहे ड्रोन हो, मिसाइल्स हो, इजराइल को हरास कर सकते हैं काफी लंबे अरसे तक। और इसराइल के अलावा वो सऊदी अरब, बहरीन, कतर को भी निशाना बना सकते हैं। आप जानते हैं कि 1 साल से पहले सऊदी अरब के रिफाइनरी में बहुत बड़ा हमला हुआ था, जो कि मिसाइल्स, ड्रोन्स इससे आए थे, इराक से आए थे, जो कि ईरान ने सप्लाई किया था। तो वो काफी महत्वपूर्ण कार्ड है और वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि ये मिलिशिया इस्तेमाल करे इजराइल के खिलाफ और उनके दोस्तों के खिलाफ। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसके पास, ईरान के पास 300 किलोग्राम से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कि 60% से भी ज्यादा है, जो कि बम बनाने के लिए काफी है। तो वो अभी अपने कब्जे में है और उनके पास टेक्नोलॉजी है, नो हाउ है, उनके पास मिसाइल हैं। और मुझे लगता है कि इस हमले और दूसरे आने वाले हमलों को लेके और अमेरिका की धमकी देख के और पूरा वेस्ट यूरोप जो इजराइल के पीछे है और खाड़ी के देश जो चुपचाप इजराइल सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब को देखते हुए अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रिजर्व करने के लिए वो एटम बम बनाने के लिए बहुत जल्द तैयारी कर लेगा। और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा ये खाड़ी के देश में या वेस्टर्न देशों में, क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर बन गया है, वो इसलिए कि अमेरिका धमकी देता रहा, और भारत न्यूक्लियर पावर बन गया इसलिए कि चीन का खतरा था और अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। और पाकिस्तान को भी अमेरिका इनडायरेक्टली सपोर्ट करके इंडिया को इक्वल करने के लिए उसको भी न्यूक्लियर पावर बनने दी है। तो अब जो है ईरान समझ गया है कि अपनी सालमियत और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हिफाजत करने के लिए सिर्फ एक वाहिद वेपन है, जो कि न्यूक्लियर वेपन है। और उनके पास टेक्नोलॉजी है, हालांकि नातांज प्लांट को काफी गंभीर चोट लगी है, वहाँ फैसिलिटीज को बर्बाद किया गया है, लेकिन उनके पास और भी फैसिलिटीज हैं जहां ये बहुत जल्द बॉम्ब बना सकते हैं। और उसका निशानी ये है कि वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे, पहले बताएंगे कि हमके पास क्षमता है, जैसा हमने पोखरान में 1974 में इंदिरा गांधी ने किया, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पोखरान में किया, उसके बाद जो हम हथियार बना रहे हैं उसी तरीके से बनाएंगे वो। तभी जो है इसमें चीन और रूस का भी सपोर्ट है ईरान को। तो अगर न्यूक्लियर पावर बनाता है तो इजराइल जो है वो डरेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही बम, न्यूक्लियर बम काफी है इजराइल पर लादने की, ईरान जो मिसाइल्स रखता है। तो इजराइल को अब गुमराह करके उनको एज पे रखने की जो है ईरान में सलाहियत है, और वो बम कभी भी भेज सकते हैं, मिसाइल्स कभी भी भेज सकते हैं, ड्रोन कभी भी भेज सकते हैं। और खाड़ी में पूरे उनका जो है हरासमेंट पावर, नेवी, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स काफी क्षमता में मौजूद हैं। और जो है वो मुसम्मम इरादे से काम करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर अनप्रोवोक्ड अग्रेशन हुआ है, अनप्रोवोक्ड। तो ये कोई भी राष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा अगर जबरदस्ती करके आप रजीम चेंज करने पे तुले हुए हैं। अगर आयतुल्लाह खामने ये कहते हैं पाशा साहब की आने वाली नस्लें याद रखेंगी इस तरह का पनिशमेंट दिया जाएगा इस ज़ायनिस्ट रिजीम को, तो अगर टॉप लीडरशिप, वो भी आयतुल्लाह खामने अगर ये कह रहे हैं, टॉप लीडर ईरान के, तो इसका मतलब तो ये है कि ये सिर्फ आपको एक धमकी लगती है, एक डराने के लिए लगता है, या आपको लगता है कि कुछ तो ईरान की तरफ से अब ऐसा किया जाएगा ताकि इजराइल ऐसी कोई बड़ी हिमाकत आगे ना करे? क्योंकि लोगों का अब ये कहना है कि क्या अब ये परमाणु जंग की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इतने आसान ये कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह के ट्रिगर्स होते रहते हैं,
अगर इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और अगर शहरी इलाकों को और इसी तरह से वो अलग अलग ठिकानों को, परमाणु ठिकानों को वो निशाना बनाता है या सैन्य ठिकानों को निशाना बनाता है, तो फिर ईरान के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? जी, आपने सही फरमाया। ये जो है इजराइल और ईरान के बीच जंग जो है एस्केलेशन होगा, आगे बढ़ती जाएगी और लगातार इजराइल हमला करते रहेगा और जवाबी हमले ईरान भी करता रहेगा। और जब इजराइल का पेशेंस वर्न आउट हो जाएगा, सब्र उसका खत्म हो जाएगा, तो जब ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, तो इजराइल के पास वाहिद एक ही रीजन है और वो न्यूक्लियर पावर यूज करके ईरान के ऊपर डालेगा, जिससे जवाबी हमले में ईरान भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, जिससे जो है न्यूक्लियर जंग छिड़ सकती है दोनों देशों के बीच में। और जिससे रेडिएशन का इफेक्ट सिर्फ ईरान पे ही नहीं होगा, इजराइल पे ही नहीं होगा, अरब देश भी इसमें बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। और जो यूरोप चाहता है यूक्रेन के जरिए कमजोर होने के, रूस को कमजोर करने के लिए, तो वहां भी मेरे ख्याल से जंग तवील अरसे तक खींचेगी और वहां पे भी हर मुमकिन कोशिश नाटो करेगी कि इजराइल रूस के ऊपर बड़े से बड़ा मिसाइल इस्तेमाल करें, जिसके तहत रूस भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन शॉर्ट रेंज इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी फ्रांस, रोमानिया और पोलैंड में अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैनात कर दिए हैं। जर्मनी भी करने वाला है, बर्तानिया भी आगे एडवांस मिसाइल्स पोजीशन रशिया के खिलाफ किया है। और नाटो सेक्रेटरी जनरल उन्होंने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड को चौकन्ना रहने के लिए कहा है और अपनी आर्मीज को तैयार रहने के लिए कहा है। तो ये सब तीसरी बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं नाटो, और सिर्फ अमेरिका को अंपायर बचाने की, हेजेमनी बचाने की, वेस्टर्न प्रिडोमिनेंस कायम रखने की और ब्रिक्स को खत्म करने की, जो कि भारत, चीन, रूस और ईरान, ब्राजील, साउथ अफ्रीका मिलकर न्यू मल्टीपोलर ऑर्डर बनाने का जो तहिया किया है, उसको खत्म करने की, निस्तो नाबूद करने की साजिश है। देखते हैं आगे कि अमेरिका इसमें सक्सेसफुल रहेगा इजराइल के जरिए या यूक्रेन के जरिए या चीन के जरिए, या ईरान और दूसरे जो फोर्सेस हैं ग्लोबल साउथ के। भारत को भी इसको चौकन्ना रहना है, क्योंकि हमारे भी हित धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। आप जानती हैं कि तेल और गैस खाड़ी के देशों से आता है, वहाँ हमारे 90 लाख से ज्यादा भारतीय हैं और ट्रेड भी हमारा काफी बड़ी मिकदार में वहाँ खाड़ी के देशों से लगता है, और जो भी वहाँ होता है तो भारत पे डायरेक्ट असर होता है। तो हम जो है कोई एक्टिव पॉलिसी परस्यू नहीं कर रहे हैं, बहुत कमजोर पॉलिसी है, जिससे हम ईरान और इजराइल को डीएस्केलेट करने की बात कर रहे हैं, जबकि ईरान पे हमला हुआ है इजराइल का। तो ये बताता है कि ये मोदी सरकार जो है ये नेतन्याहू के साथ है, इजराइल के साथ है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ इजराइल ही हमारा सपोर्ट किया, कोई और देश नहीं किया। तो ये गठबंधन इन दोनों के बीच में है और ईरान को भी पता है कि भारत के गहरे ताल्लुकात हैं इजराइल के साथ, और ईरान को भी कुछ खास उम्मीद नहीं है भारत की तरफ से। लेकिन हमारे इंटरेस्ट भी काफी इसमें उलझे हुए हैं और हमको भी काफी नुकसान होने वाला है। अगले 3 महीनों में जो तेल गैस आने वाला है उसकी कीमतें आज ही डिसाइड हो गई हैं, जो कि $10-12 से बढ़ गई हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, क्योंकि दूर से ऐसा लगता है कि जंग जो है इजराइल और ईरान के बीच में हो रही है, लेकिन भारत पर सीधा इसका असर इस तरह से होता हुआ नजर आ रहा है कि तेल के दाम जो है, गैस के दाम जो ऑलरेडी आसमान छू रहे हैं, उसमें और इजाफा देखने के लिए मिलेगा। और अगर ये एस्केलेट होता है, जिसकी पूरी आशंका है, क्योंकि लग नहीं रहा है कि दोनों तरफ से भी अब कोई भी खामोश बैठने वाला है, तो ऐसे में ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ये एस्केलेट होगा, ये मामला पूरा आगे बढ़ेगा और इससे जाहिर सी बात है कि भारत पर सीधा
इसका असर देखने के लिए मिलेगा। सेंसेक्स ने जिस तरह से आज जो परिस्थितियां बनी उससे भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे पाशा साहब की, क्या ये इससे भी देखिए, एक तरफ हम जब गाजा को देखते हैं तो वहां पर ना तो ईरान जो है उसको हमास से या गाजा से किसी भी तरीके से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। वहां उनकी इतनी बड़ी आर्मी है, उनको पता है लगातार उनके ऊपर जिस तरह के सैंक्शंस लगे हुए हैं, अमेरिका और इजराइल मिलकर जिस तरह से उनके ऊपर दबाव लगातार बनाते रहे हैं, वो हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। पहले सवाल कि क्या ईरान का उस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया है? इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से उनकी टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया गया, ये दूसरी बार है। और क्या एयर डिफेंस सिस्टम उस तरह से काम करता हुआ नजर नहीं आया? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर भी आप ईरान का मानेंगे? क्या ईरान को किसी तरीके से बरगला कर या डाइवर्ट करके या दूसरी चीजों में उलझाकर ये सब कुछ किया गया है? और इसी से जुड़ा मेरा सवाल कि अगर ईरान में जो लोग हैं, जो जनता है, अगर उनका गुस्सा गुबार बढ़ता है और इजराइल में भी अगर जनता जो है इसको लेकर अपनी रिएक्शंस अगर देते हैं, तो क्या इस पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी? जी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया है इतने बड़े ठिकानों पे, इतने लंबे चौड़े ठिकानों पे, क्योंकि ईरान काफी वो विशाल देश है, तो उसमें तीन रीजंस हैं। एक तो इजराइल ने ईरान के अंदर ये काफी बड़ा अड्डा बनाया हुआ था जिसपे ड्रोन तैनात किए गए थे। तो ये हो सकता था सिर्फ ईरानियन कोऑपरेशन के जरिए। ईरान में जो है काफी लोग हैं खुफिया तौर पे जो ईरान के इजराइल के साथ, मोसाद के साथ लगातार काम कर रहे हैं, और उन्होंने ही ये पूरा ड्रोन का अड्डा इजराइल को बनाने में मुमकिन किया। दूसरी बात यह है कि इराक के जरिए बड़े बड़े ट्रकों में उन्होंने मिसाइल अंदर, ईरान के अंदर ले आए, जहां भी एयर डिफेंस सिस्टम लोकेटेड थे जो रशिया से इन्होंने इंपोर्ट किया था, S-400 या 300, उनको निस्तो नाबीद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और तीसरी बात यह है कि अनआइडेंटिफाइड एरियल व्हीकल बड़े पैमाने पे कुर्दिस्तान से भेजे गए थे, जो कि इस्तेमाल हुए जो ड्रोन्स ईरान भेज रहा था उनको भी मार गिराने में। तो ये जो है काफी लंबी चौड़ी प्लानिंग की वजह से ये साइंटिस्ट मारे गए, जनरल्स मारे गए, और प्रिसाइज लोकेशन, जैसा इस्माइल हनिया को उन्होंने हत्या की थी हमास के लीडर तेहरान में, इतने बड़े वेल गार्डेड गेस्ट हाउस में, जब नए प्रेसिडेंट इनॉग्रेशन हुआ। तो ये इतनी प्रिसाइज इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कौन मुहैया किया है मोसाद? तो ईरानी खुद कुछ हद तक जो नाराज हैं इस्लामिक रिपब्लिक से, इस्लामिक लीडरशिप से, या कई वजूहात से, तो ईरान में काफी डिसअफेक्शन है ये मुल्ला रजीम को लेके। और आप जानते हैं कि वो औरत, कुर्दिश औरत जो हिजाब को मामले में लेके जो मुजाहरे हुए, जो कुचल दिए गए, तो उसके बाद से कई अटेम्प्ट हुए इस्लामिक रजीम के खिलाफ, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और सैंक्शंस जो लगातार अमेरिका, यूरोप वगैरह थोपे हैं, उससे काफी आर्थिक स्थिति खराब हुई है। और जो पैसे तेल के आते हैं, जो चीन खरीदता है और दूसरे मुल्क जो खरीदते हैं, उन पैसों से जो है ईरान अपना मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ा रहा था, बशर अल असद को पैसे दे रहा था, हिजबुल्लाह, हमास और हुतियों को दे रहा था। तो ईरानियन काफी नाराज थे कि हमारी आर्थिक स्थिति बदतर से बदतर हो रही है, और ईरान के हुक्मरानों के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही थी। तो उसको भी इस इजरायली हमले को इस्तेमाल करके बगावत कराना चाहते हैं इस आयतुल्लाह खामनी और इस्लामिक रजीम के खिलाफ। लेकिन ईरानियन जो है, उनकी अगर इतिहास या हिस्ट्री पढ़ें तो ये बहुत नेशनलिस्टिक होते हैं। जब भी कोई बाहर का मुल्क उन पे हमला करता है तो वो एकजुटा होके, यूनाइटेड होके जो है, कोई भी रजीम हो, उनके पीछे खड़े होते हैं और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार होते हैं, जैसा
सद्दाम हुसैन ने उन पर जब हमला किया, 8 साल जो तवील जंग लड़े 80 से 88 तक, तो रेजिम जो है इतनी मजबूत नहीं थी जो अब है। तो वो जंग जीते, वो अल्टीमेटली वो सद्दाम हुसैन को हार माननी पड़ी। उनका काफी नुकसान हम्म। हुआ, जिसके तहत वो ये कुवैत पे हमला किए पैसों की वजह से वगैरह। तो ईरान जो है कमजोर लगता है और सोसाइटी डिसइंटीग्रेटेड है बोल के पता चलता है, लेकिन उनके पास जो असला है अभी भी, हालांकि इजराइल काफी हम्म। उनको नुकसान किया है, लेकिन अभी भी जो है लीडरशिप इंटैक्ट है, मिलिट्री लीडरशिप भी इंटैक्ट है मोरलेस, और वो बकल अप करके जो है वो इजराइल का जवाबी हमला करेंगे, या तो अपने साथियों के जी। साथ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से भी जवाबी हमला करेंगे। और उसके अलावा अमेरिका अगर धमकी देता है कि आप अगर समझौता नहीं करेंगे तो और इजरायली हमला हम्म। हो सकता है बोल के डोनाल्ड ट्रंप जो अभी ट्वीट में उन्होंने कहा है, तो इसका साफ मतलब है कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो अब ईरानियंस को बागडोर अपनी टाइट करके, बेल्ट टाइट करके न्यूक्लियर वेपन भी बनाएंगे, और लगातार खाड़ी में और इराकी सपोर्टर्स के जरिए ईरान को और अमेरिका को भी परेशान करते रहेंगे, और खाड़ी के देशों को भी परेशान करते रहेंगे। जी। तो ये जी जंग जो है बिल्कुल। तवील बहुत अरसे तक खींचने वाली है। ये जंग जल्दी खत्म जी। होने वाली नहीं है, जो गाजा से शुरू हुई है, लेबनान होते हुए, यमन होते हुए, सीरिया होते हुए, अब ईरान के अंदर तक पहुंच गई है। और ईरान का और भारत का बॉर्डर कहीं दूर नहीं है। इंडिया पाकिस्तान की भी जंग हुई है, और जो है जो आग वहां बड़े पैमाने पे लगी हुई है ईरान में, उसके शोले जो है भारत पे भी गिर सकते हैं, भारतीयों के ऊपर भी गिर सकते हैं जो खाड़ी के देश में हैं, जहां 50-60 बिलियन डॉलर से वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, उस पर भी खतरा होगा। जैसे कि कतार के वजीर आजम पिछले महीने कहा कि अगर ईरान पे हमला होता है और ईरान जवाबी हमला करता है कतार पे और अमेरिकन बेस पे, तो हमको 3-4 दिन बाद पीने का पानी नहीं मुहैया होगा। तो खाड़ी के देश इतने डरे हुए हैं और इतना खतरा है उनके लिए, ईरान क्या कुछ कर सकता है बोल के, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जी कि ये जंग तवील अरसे तक खींचेगी। जी। जी बिल्कुल। बहुत संक्षेप में, बिल्कुल लास्ट मेरा क्वेश्चन, क्योंकि आपने बात ये कही कि शोले कहाँ तक आ सकते हैं और भारत की बात आप कर रहे हैं। परमाणु संपन्न देश है पाकिस्तान। आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं स्ट्रैटेजिकली, वो क्या स्टैंड ले सकता है? क्योंकि अभी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से अमेरिका ने बिल्कुल हाइफनेट कर दिया पाकिस्तान और भारत को, उसके बाद वो बिल्कुल उसी तरह से ऐसा लग रहा है कि वो हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान से अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। इस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आई। तो अभी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ईरान ने भी सपोर्ट किया पाकिस्तान का, दूसरे देशों ने भी किया है, रशिया ने किया है, चाइना ने किया है, कतर ने किया है, वो सब हमारे सामने है। तो ईरान के और इसराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट में, जिसमें अमेरिका भी पूरे तरीके से भागीदार है, पाकिस्तान क्योंकि न्यूक्लियर संपन्न स्टेट है, आप उसको कहां देखते हैं? देखिए, मैं जल्दी से जल्दी पॉइंट्स वाइज बताना चाहता हूँ। जब से ट्रंप आए हैं, वन बाय वन पॉइंट देखिए, भारत के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया। उसके बाद 13 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी गए और वो कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट साइन करे, जिसके तहत वो मान लिए कि हम जो कुछ भी आज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हम लेने के लिए तैयार हैं। उसके बाद भारतीयों को हथकड़ी डाल के बेइज्जती करके मिलिट्री प्लेन में भेजे, तो हमने उसका कोई खास ठोस जवाब नहीं दिया, और जयशंकर बल्कि पार्लियामेंट में ये कहे कि ये अमेरिकन नीति है, अमेरिकन पॉलिसी है, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स यहाँ इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए, वो बताए कि आप रूस से हथियार मत खरीदिए, तेल मत खरीदिए, चीन के साथ आप तिजारत मत करिए, और आप ग्लोबल साउथ में आपकी लीडरशिप है उनको भी मनाइए कि रूस और चीन के साथ हथियार या ट्रेड मत करिए, और आप हमारे से सिर्फ इंपोर्ट करिए बोल के ये सब। और उसको अदानी का करप्शन केस लेके लीवरेज बढ़ा दिए हैं,
और जो गुप्ता को रॉ एजेंट जो है पन्नून और हरदीप सिंह निज्जार केस में उसको पकड़ के वो भी काफी लीवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरी बात जो है ये जो अजीत डोवाल और होम मिनिस्टर जो भी कर रहे हैं वो वाशिंगटन पोस्ट में खुल के आ गया है कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और कांग्रेशनल रिपोर्ट भी पहली बार उन्होंने बताया कि पिछली बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीजेपी ने एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा यूज करके वोट जीती है, हिंदुओं की वोट, और इस पे भारत पे सैंक्शंस थोपना है। पहली बार उन्होंने सैंक्शंस की बात की। तो ये 3-4 चीजों को लेके जो है अमेरिका मोदी को लीवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए चुपचाप हैं वो मोदी। और जो सीजफायर हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो लगातार 12 या 13 बार उन्होंने कहा कि मैंने सीजफायर करवाया, मैंने जंग रुकवाया, वरना हजारों के लाखों की तादाद में न्यूक्लियर वॉर में हताहत हो जाते थे दोनों मुल्क के बाशिंदे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है हमारे दुश्मन को कि पाकिस्तान बहुत महान देश है, वहां के लीडर बहुत महान लीडर हैं। और फौरन बाद ऑपरेशन सिंदूर सीजफायर के बाद उन्होंने IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक में कई बिलियन डॉलर्स लोन पाकिस्तान को दिलवाए। बाद में दो अहम कमिटीज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो कि हम पहले से मुखालिफत करते आ रहे थे, पाकिस्तान को उसमें नॉमिनेट कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल कमांड के जनरल कुरीला वो लगातार अस्सीम मुनीर से राब्ता रखे हैं और 3 बार मिले हैं, आज भी उनसे मिल रहे हैं दोहा में, जो अमेरिका उनको बुलाया है परेड में हफ्ते का दिन 14 जून को, जो कि 250वां दिन आर्मी डे फ्लैग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और 79th बर्थडे ट्रंप का भी मनाया जा रहा है मिलिट्री परेड के साथ। तो आसिम मुनीर को बुलाना इस मिलिट्री परेड में और भारत को अलग थलग करना और पाकिस्तान की सराहना, तो ये सब जो है इंडिया को ना गुरेज है। तो पाकिस्तान को जो है ईरान से अलग करने की, और उनकी नूर खान बेस ऑलरेडी अमेरिका के कब्जे में आ चुका है इन रिटर्न फॉर व्हाट ट्रंप जो किया है सीज फायर और जो मध्यस्थता कश्मीर को मामले में लेके। तो इंडिया को नीचा दिखा के पाकिस्तान को तारीफ करके जो है अमेरिका जो पुरानी दोस्ती थी कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में बहाल हो गई है। तो इंडिया नाराज है इससे, जो कि हमारी लगातार कोशिश रही है पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, टेररिज्म इशू, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इशू को लेके। तो इन सब बातों को लेके जो है अमेरिका की नीति बदल गई है और वो देखते हैं कि चीन के मामले में और सेंट्रल एशिया के मामले में और ईरान के मामले पाकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण है। वो मिलिट्री और ISI विलिंग पार्टनर्स हैं, जो कि भारत नहीं करना चाहता है अमेरिका के साथ। तो इस लिहाज से उनकी स्ट्रैटेजी बदल गई है। जी जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है फिलहाल ये तमाम परिस्थितियां और बहुत जटिल है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। हर दिन या मैं कहूंगी लगभग हर घंटे परिस्थितियां बदल रही हैं और इसकी किस तरह से आगे बढ़ती हैं और कितनी खतरनाक शक्ल ये लेती हैं और इस पर सीधा भारत पर किस तरह का असर होगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये जरूर है कि इजराइल के ईरान पर हमले के बाद और ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद ये मामला बहुत आगे तक अब ये जाने वाला है। ये ऐसे शांत नहीं होगा, चंद दिनों में शांत नहीं होगा, इसमें चंद महीने भी लग सकते हैं और ये इससे भी आगे बढ़ सकता है, साफ तौर पर दिख रहा है। पाशा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इतने आपने तमाम महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उस पर खुलकर अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।